नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आपको बता दें, अरुणाचल और सिक्किम विधानसभा में वोटों की गिनती जारी है। सिक्किम में 32 सीटों पर ये गिनती हो रही है। अरुणाचल में 50 सीटों पर ये गिनती हो रही है। अरुणाचल प्रदेश में 17 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, एग्जिट पोल के नतीजों के आधार पर सिक्किम में 32 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना जारी कर दी गई है और अरुणाचल में 50 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना जारी हो चुकी है। इसमें आपको बता दें कि अरुणाचल में बीजेपी जो है वो बढ़त बनाती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। तो अरुणाचल और सिक्किम में मतगणना जारी हो चुकी है। सिक्किम में 32 विधानसभा सीटों के लिए ये मतगणना जारी हुई है और अरुणाचल में 50 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना की जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नगेंद्र भाटी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नगेंद्र, वोटों की गिनती शुरू हो गई है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल भारती, देखिए यदि काउंटिंग की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम दोनों जगह। नगेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। हेलो नगेंद्र, वोटों की गिनती शुरू हो गई है अरुणाचल और सिक्किम में, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम दोनों जगह ही 19 अप्रैल को चुनाव हुआ था और उसके बाद आज काउंटिंग की जा रही है। और अभी तक काउंटिंग के दौरान रुझानों की यदि बात करें तो सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, जिसकी अभी भी मौजूदा सरकार है, वो फिर से सरकार रिपीट करते हुए दिख रहे हैं और बहुमत का जो आंकड़ा है उसे वो पार करते हुए कम से कम अभी रुझानों में तो दिख रहे हैं। दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश की यदि बात करें भारती, तो अरुणाचल प्रदेश में अब तक अब से पहले यानी 10 जो विधानसभा सीट थी वो निर्विरोध ही भाजपा जीत चुकी है। यानी 10 सीटों पर चुनाव ही नहीं हुआ और बाकी की 50 सीटों पर जिन पर चुनाव हुआ था उनमें उनकी अभी काउंटिंग चल रही है और भाजपा अरुणाचल प्रदेश में बढ़त बनाए हुए है और उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर पेमा खांडू बीजेपी के जो सीएम भी है वहां अरुणाचल प्रदेश में, वो फिर से सरकार रिपीट करेंगे। तो अभी जो रुझानों में है, चाहे सिक्किम की बात करें या फिर अरुणाचल प्रदेश की बात करें, दोनों में जो मौजूदा सरकार है वही रिपीट करती हुई दिख रही है। नगेंद्र, क्या लगता है आपको, कितना बड़ा उलटफेर यहाँ पर देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी के जो रुझान आ रहे हैं भारती, तो उससे कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि कोई उलटफेर होने वाली है। बल्कि आप देखिए कि सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की सरकार है, एसकेएम की, और वही रिपीट करते हुए अभी फिलहाल के जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार वो दिख रहे हैं। और रुझानों की यदि बात करें तो रुझानों में जो बहुमत का आंकड़ा है उसे एसकेएम पार कर चुका है। उसी तरह से यदि अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 50 सीटों पर वहां चुनाव हुआ था और इन सीटों पर काउंटिंग लगातार 6 बजे से चल रही है। तो यहाँ बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और यदि रुझान ही नतीजों में तब्दील हुए तो यहाँ भाजपा फिर से रिपीट करती हुई दिख रही है। एक बार फिर से लग रहा है कि पेमा खांडू यहाँ अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नगेंद्र, अरुणाचल में 50 विधानसभा सीटों पर मतगणना जो है वो जारी है, क्या कुछ तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? देखिए, अभी क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है काउंटिंग को, लेकिन फिर भी जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है और उम्मीद ये की जा रही है कि जो बहुमत का आंकड़ा है, यदि जो रुझान है वो नतीजों में परिवर्तित होते हैं तो वहां भाजपा आसानी से सरकार बना लेगी। और आप देखिए कि जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस एकदम से जनाधार जो है उसका खिसका है पिछले 2-3 चुनाव में, उससे बीजेपी लगातार वहां बढ़त बनाए हुए हैं। आपको याद होगा कि जब सरकार का तख्ता पलट अरुणाचल प्रदेश में हुआ था तो उस वक्त डिप्टी सीएम जो थे वो पेमा खांडू थे और वो
पार्टी के तमाम विधायकों के साथ भाजपा उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद से लगातार वहां अरुणाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती हुई आ रही है और इस बार भी जो रुझान आ रहे हैं, यदि वो नतीजे में बदलते हैं तो भाजपा फिर से वहां सरकार आसानी से बनाती हुई दिख रही है। नगेंद्र, ये आमतौर पर कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा के चुनाव होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं, मुद्दे भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ अगर मैं विधानसभा चुनावों के मुद्दों की बात करूं तो कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो इस बार प्रभावी साबित हुए अरुणाचल और सिक्किम? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि विपक्ष की जो पार्टी है, चाहे हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो नेशनल पीपुल पार्टी जो है उसकी तरफ से तमाम तरह के आरोप, चाहे सुरक्षा को लेकर लगे हों, चाहे फिर भ्रष्टाचार के आरोप हों, ये तमाम आरोप जरूर लगाए गए हैं। लेकिन जिस तरह के रुझान आ रहे हैं उससे ये लगता है कि एनपीपी ने जितने भी वहां आरोप लगाए वो जनता ने उन पर विश्वास नहीं किया है। उसी तरह से सिक्किम में भी सेम इसी तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। और आप देखिए कि जो एक तरफ तो एसकेएम है, दूसरी तरफ सबसे लंबे वक्त तक जो मुख्यमंत्री रहे हैं चार्मिंग, वो लगातार एसकेएम का विरोध करते रहे। लेकिन इसके बावजूद भी वहां जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है वो फिर से सरकार रिपीट करते हुए कम से कम अभी रुझानों में तो नजर आ रही है। नगेंद्र, जैसे आपने कहा कि सिक्किम में सरकार रिपीट हो रही है, दोबारा रुझानों में वही सरकार आती हुई दिखाई दे रही है, तो हर सरकार का एक एजेंडा होता है कि अगर हमारी सत्ता आएगी तो हम अगले 100 दिनों में, 125 दिनों में या अगले 6 महीनों में ये कार्य करेंगे। ये क्या कुछ तय किया गया था एसकेएम की तरफ से सिक्किम में? देखिए, वादे जनता से यही किए गए थे कि डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा किया जाएगा। और हो सकता है कि जिस तरह से 5 साल वहां सरकार रही है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की, तो जनता यदि फिर से इतने अभी तक के जो रुझान हैं उसमें बहुमत के आंकड़े को अभी से ही पार करते हुए वो दिख रहे हैं, तो जनता यदि फिर से उन पर भरोसा कर रही है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ जनता के लिए वहां चाहे वो जन योजना जो है वो रही होंगी, डेवलपमेंट वहां सरकार ने किए होंगे, तभी जो इस तरह का रुझान है वो दिखाई दे रहा है। और अब जो चुनौती है, यदि सरकार फिर से रिपीट होती है दोनों जगह, तो जो वादे जनता से किए हैं उन वादों को पूरा करने की चुनौती दोनों राजनीतिक दल और दोनों पार्टियों के ऊपर होगी। ठीक है नगेंद्र, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली सीएम की जमानत अवधि आज समाप्त हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन की जमानत पर उनको रिहा किया था। चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से ये राहत दी गई थी। जमानत याचिका पर 5 जून को फैसला आना है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई चुनाव के समय के लिए सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत दी गई थी, अंतरिम जमानत पर उन्हें छोड़ा गया था और अब उनके सरेंडर करने का वक्त आ चुका है। आपको बता दें कि जमानत याचिका की अगर मैं बात करूं तो उस पर 5 जून तक फैसला आएगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो दिल्ली सीएम की जमानत अवधि जो दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो आज समाप्त हो गई है और आज केजरीवाल तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे, जैसा कि उन्हें आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले भी दिए गए थे जब जमानत उन्हें दी गई थी, और उसी के अनुसार आज सरेंडर करने का वक्त है। वहीं संवाददाता नगेंद्र भाटी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। नगेंद्र, और क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है, क्योंकि अब उन्हें जमानत किसी तरह की आगे एक्सटेंड उनकी नहीं हुई है, तो वो 2 जून यानी आज 3 बजे अपने घर से निकलेंगे तिहाड़ जेल के लिए और आज वो सरेंडर कर देंगे। इस बीच भारती जिस तरह से उन्होंने आपने देखा होगा कि जिस तरह की वो बातें पब्लिक से करते हुए दिखाई दिए, दिल्ली वालों से
करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने एक चिंता व्यक्त की है अपने लिए भी और दिल्ली की जनता के लिए भी। हालांकि वो जाते जाते दिल्ली की जनता को तो आश्वस्त कर रहे हैं कि जो भी दिल्ली सरकार की योजनाएं हैं, बिजली, पानी, हॉस्पिटल या इन सब से जुड़ी हुई वो तमाम योजनाएं उनकी जो है लगातार चलती रहेंगी, चाहे वो जेल में रहें या कुछ भी हो। और अपने लिए जिस तरह से उन्होंने चिंता व्यक्त की है, अब कितना उसमें सच्चाई है, जिस तरह के आरोप वो तिहाड़ जेल प्रशासन पर लगा रहे हैं। हालांकि ईडी की तरफ से कोर्ट में भी इस पर स्पष्ट किया गया था कि किसी भी तरह का ना तो वेट अरविंद केजरीवाल का कम हुआ है और ना उनको किसी तरह की वहां पर प्रॉब्लम थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर जेल प्रशासन की तरफ से किया जा रहा था और लगातार उनका जो शुगर लेवल है वो बढ़ता जा रहा था। उसके बावजूद भी उन्हें इंसुलिन मुहैया नहीं कराई जा रही थी। इंसुलिन के लिए भी उन्हें कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ी, तब उन्हें कहीं जाकर इंसुलिन दी गई। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जेल जाने से पहले उनका 70 केजी वेट था, लेकिन 6 केजी वहां कम हो गया। अब जेल प्रशासन इसके उल्टे कह रहा है कि उनका वेट वहां पर बढ़ा था। तो एक भावुक अपील करते हुए जनता के बीच से आज अरविंद केजरीवाल तिहाड़ वापस सरेंडर करने के लिए लौटेंगे और अभी भी उम्मीद ये है कि वो एक बार फिर हो सकता है कि जनता से रूबरू हो मीडिया के माध्यम से या फिर खुद जिस तरह से वो संदेश भेजते हैं उस माध्यम से। तो देखते हैं, आज शाम 3 बजे का वक्त खुद अरविंद केजरीवाल ने तय किया है अपने घर से निकलने के लिए तिहाड़ जेल के लिए। नगेंद्र, इस बीच एक बड़ा सवाल ये भी है, अगर लंबे समय तक वो इस केस में फंसे रहते हैं, जेल में रहते हैं सीएम केजरीवाल, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए कितना नुकसानदायक साबित होगा? क्योंकि पिछले दिनों हमने जेएमएम का भी यही नतीजा देखा हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद। बिल्कुल, देखिए अब वो अरविंद केजरीवाल खुद भी ये कह रहे हैं कि अब की बार वो जेल जा रहे हैं तो पता नहीं कब वापस लौटेंगे। अभी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनाव के चलते हुए उन्हें 21 दिन की अग्रिम जमानत दी थी, कुछ राहत दी थी कोर्ट ने, लेकिन अब तो कोर्ट ने भी आगे उन्हें कोई किसी भी तरह की राहत देने के लिए मना कर दिया। तो वो खुद कह रहे हैं कि उन्हें खुद नहीं पता है कि वो कब तक जेल में रहेंगे। और ये अरविंद केजरीवाल की बात नहीं है भारती, इससे पहले आप देखिए कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो भी अंदर गए हैं नेता, चाहे वो सत्येंद्र जैन की बात करें या फिर मनीष सिसोदिया की बात करें, सभी अंदर तो गए हैं लेकिन बाहर नहीं आए हैं। सत्येंद्र जैन तो फिर भी आप देखिए कि उनकी मेडिकल ग्राउंड के आधार पर उन्हें बेल मिल गई थी, लेकिन सिसोदिया तो जब से जेल गए हैं तब से वो बाहर आए ही नहीं है। अगर वो आते भी हैं तो एक दिन के लिए उन्हें उनकी वाइफ की क्योंकि हेल्थ खराब होती है तो उस आधार पर उन्हें कुछ वक्त मिलता है, लेकिन किसी भी तरह की ना नियमित ना अग्रिम किसी भी तरह की जमानत उन्हें अब तक नहीं मिली है। तो अरविंद केजरीवाल ये अच्छे से समझते हैं कि जिन धाराओं के तहत वो अंदर जेल में गए हैं उसमें राहत मिलना बहुत मुश्किल है और उससे पहले उनके नेताओं के साथ ये हो चुका है। सिर्फ संजय सिंह अपवाद है, उन्हें सिर्फ इस मामले में बेल मिली है। बाकी जो नेता अंदर गया है वो आसानी से बाहर नहीं आया है, ये अच्छे से वो समझते हैं और इसलिए बार बार वो कह रहे हैं जनता से कि उनको नहीं पता है कि वो कब तक जेल में जा रहे हैं। लेकिन फिर एक बार वो स्पष्ट करके गए हैं कि किसी भी कीमत पर वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि हमने अभी देखा कि एलजी की तरफ से भी ये स्पष्ट किया गया कि जेल से सरकार नहीं चलने दी जाएंगी और यदि सरकार चलाने में कोई भी समस्या पैदा होती है, लोगों को यदि सुविधा मिलने में कोई भी दिक्कत होती है तो वो सरकार बर्खास्त भी कर सकते हैं, मुख्यमंत्री को वो सस्पेंड भी कर सकते हैं, इतनी पावर उनके पास है। तो देखिए इस सबके बीच क्या आगे होता है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल नगेंद्र, अगर मैं आगे की बात करूं तो आगे की स्थिति को आप किस तरीके से देख सकते हैं? अब आम आदमी पार्टी या केजरीवाल की तरफ से क्या कुछ दांव पेच जो है वो इसमें लगाए जा सकते हैं? देखिए, अभी तो सबसे पहले ये देखना होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने
अग्रिम जमानत बढ़ाने से मना कर दिया था और स्पष्ट किया था कि इस पर सीजेआई फैसला ले सकते हैं। और क्योंकि अभी अवकाश चल रहा है, छुट्टी चल रही है कोर्ट के अंदर, तो वो जाकर ट्रायल कोर्ट में इसके लिए अपील कर सकते हैं। उसके बाद वहां गए, वहां से अभी फैसला सुरक्षित रख लिया गया। तो अंतिम एक अभी फिलहाल के लिए जो राहत है वो इसी से हो सकती है कि फैसला क्या आता है। यदि पक्ष में आता है तो राहत मिलेगी, वरना फिर वो आगे हाई कोर्ट जाएंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये कानूनी प्रक्रिया है, अभी इसी तरह से चलती रहेगी, लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और मुझे लगता है कि आगे भी कोई बहुत बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिलेगी, क्योंकि अब तो उनकी पार्टी को भी आरोपी बना दिया गया है। ठीक है नगेंद्र, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बिहार के पाटलिपुत्र में बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव पर फायरिंग की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि कुछ बदमाशों ने पटना के मसौढ़ी में फायरिंग की और आपको बता दें कि फायरिंग की इस घटना में रामकृपाल यादव बाल बाल बच गए हैं। मामला सामने आने के बाद पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। यादव शनिवार को मसौढ़ी में कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे। वहां से लौटते वक्त कुछ बदमाशों ने उनकी कार पर हमला बोल दिया। मेरे गांव के पास ये सूचना मिली कि माननीय सांसद रामकृपाल यादव जी के काफिला है उसमें हमला हुआ, उसमें कार्यकर्ता जो है वो चोटिल हुआ। इस संदर्भ में माननीय जो रामकृपाल यादव जी के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है। उस आवेदन के आधार पर जो है हम अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी इस मामले इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में आज सुबह करीब 4 बजे 2 मालगाड़ियां की टक्कर हो गई। आपको बता दें कि इनमें से एक का इंजन जो है वो पलट गया और बाजू वाले ट्रक से गुजर रही पैसेंजर ट्रेन से वो टकराया। हादसे में मालगाड़ी के 2 लोको पायलट घायल हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें जिन्हें पटियाला के राजेंद्र अस्पताल रेफर किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। दुर्घटना जो हुई है वो देखिए, तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं, जहां पर 2 मालगाड़ियां जो है वो आपस में भिड़ गई। फतेहगढ़ साहिब में ये रेल हादसा हुआ है, जहां पर 2 मालगाड़ियां जो है वो आपस में भिड़ गई। तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं, जिनको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि ये दुर्घटना कितनी ज्यादा गंभीर स्थिति में हुई। 2 लोको पायलट इसमें घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ पैसेंजर्स के घायल होने की खबर भी इस दुर्घटना में सामने निकल कर आई है। 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग के बीच इंडिया ब्लॉक की बड़ी बैठक दिल्ली में हुई। इसके बाद गठबंधन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव 2024 में 295 से ज्यादा जीतेगा। बता दें कि यह बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई थी। इसमें लोकसभा चुनाव की समीक्षा हुई थी। खड़गे ने बताया कि करीब 2.5 घंटे ये मीटिंग चली थी, जिसमें कई मुद्दों पर बात हुई। आज की बैठक में इंडिया ब्लॉक के कई नेता मौजूद थे। बैठक के दौरान विपक्षी नेताओं ने चुनाव नतीजों से पहले अपनी रणनीति पर चर्चा की। विपक्षी गठबंधन दावा कर रहा है कि वह भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को केंद्र में सत्ता में लौटने से रोकने और अपनी खुद की सरकार बनाने में सफल रहेगा। इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हमने अपने आंकड़े इकट्ठे किए हैं। तकरीबन 295 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने वाली हैं। हम सरकार बना रहे हैं। ये जनता का पोल वर्सेस सरकारी पोल है। हमने तय किया है कि हम भी सबके सामने जाकर यह पोल रखेंगे। भाई हमने अपने आंकड़े इकट्ठे किए, समझ में आया कि 295 मिनिमम इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहे हैं। हम सरकार बना रहे हैं। तो ये जनता का पोल वर्सेस सरकारी पोल, हमने कहा हम भी जाकर अपना जनता का पोल सबके सामने रखेंगे और ये तय हुआ कि हम जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी और उसका जो ये इकोसिस्टम चल रहा है उसको बेनकाब करें। वो जलती चिता के पास तब तक खड़ी रहती है जब तक वह पूरी तरह जल न जाए। करीब 3 दशक से इस काम में लगी हैं जयपुर की माया देवी बंजारा।
जिनकी आजीविका का और कोई सहारा नहीं था, इसलिए माया ने शमशान में चिताओं का अंतिम संस्कार करने के पेशे को चुना। भले ही माया देवी ने इस पेशे को पेट भरने की मजबूरी में चुना था, लेकिन अब उन्होंने इसे अपना धर्म बना लिया है। देखिए रिपोर्ट। इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंतजार किसी का होता है तो वो भोजन है। इस दुनिया में जहां भी जिस शक्ल में भी जिंदगी नजर आती है, उसका पहला इंतजार होता है खाना। इंसानों में इस खाने को कहते हैं रोटी। रोटी से बड़ा इंतजार किसी भी चीज का नहीं हो सकता। प्यार का भी नहीं, रिश्तों का भी नहीं, अपने बेगानों का भी नहीं, यहां तक कि नफरत का भी नहीं। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसी बदनसीब रोटी से जो अपनी भूख को मिटाने के लिए शमशान पर शवों का अंतिम संस्कार करती है। उसे पता है जब चिता की अग्नि जलेगी तो उसके घर का चूल्हा जलेगा, चूल्हा जलेगा तो उसके नसीब में आएगी रोटी। पेट की आग के आगे इस चिता की आग की विसात क्या है? उसे तो पेट की आग बुझानी है, जिसके लिए उसे चिता जलानी है। अपने परिवार का पेट पालना है। खाने के लाले न पड़े इसलिए उसने चिता जलाने का जिम्मा उठा लिया। भूखे पेट सोने की नौबत ना आ जाए इसीलिए तो उसने शमशान घाट में अपनी पूरी जिंदगी काटने का फैसला कर लिया। हाथों में लाल चूड़ियां, सलवार और स्पोर्ट शूज पहने हुए जब पहली बार कोई माया देवी बंजारा को शमशान घाट पर देखता है तो हैरान रह जाता है। जयपुर के त्रिवेणी नगर के शमशान पर वे पिछले 3 दशक से अंतिम संस्कार का काम कर रही है। यह 8 साल की उम्र से शुरू किया था काम। आज हमें जयपुर के त्रिवेणी नगर शमशान घाट में कहते हैं। शमशान घाट वो पवित्र जगह होती है जहां पर जो भी शमशान घाट पर आता है किसी दाह संस्कार में, वहां पर उसका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, दुनियादारी छोड़ देता है। ऐसा नजारा हमने बनारस के उस घाट पर देखा है जहां लगातार 24 घंटे दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन जयपुर में एक ऐसी जगह भी है जहां पर जिसका संचालन खुद एक महिला करती है। वो तकरीबन 65 साल की है। जब 8 साल की थी तो अपनी मां के साथ में दाह संस्कार में प्रक्रिया में भाग लेती थी। लेकिन आज की तारीख के अंदर में शमशान को महाकाल का एक बहुत बड़ा पवित्र स्थान माना जाता है और इसीलिए आज हमारे साथ में माया देवी जो पिछले 65 साल से यहाँ पर मुर्दों का अंतिम संस्कार करती है, चाहे वो कोरोना काल हो चाहे वो आम दिन हो। इनकी दिन की इनका काम का जो है वो रोज 2-3 मुर्दों को अग्नि देती है और इनका देखभाल करती है। माया जी कितने साल से काम कर रही हैं आप? मैं 68 साल से काम करने लगी थी मम्मा के साथ में। कैसे शुरू किया ये? मम्मा करती थी, मम्मा ने मैं लकड़ी पटकाती थी छोटी। मम्मी मना भी करती थी मत करे बेटा ये काम। मैं कि नहीं मम्मा मैं करूँगा। तो पढ़ाने भी नहीं खंदाती थी क्योंकि मम्मी को कोई था नहीं, मैं ही थी मम्मी ने। तो मम्मी बोली चौको चाल धीरे धीरे रक्षा पे पटकती। पहले तो हाथों पे पटकते थे, फिर रक्षा ले लिए, फिर उसका धक्का लगवाती। ऐसे करके 13-14 साल की थी मैं, मम्मी ने बराबर का मदद देने लगी थी। पहले तो डर भी लगा था पर लेकिन फिर नहीं लगा। मम्मी करती थी, पानी लाती, कभी चाय लेके आती मम्मी के लिए। मेरे को कोई डर नहीं लगता है सर। 65 साल की माया देवी पर दुख का पहाड़ तब टूट पड़ा जब उन्होंने अपने हाथों से ही 5 बेटों का अंतिम संस्कार इसी शमशान घाट में किया। जरा सोचिए उस माँ के दिल पर क्या बीती होगी। 9 महीने कोख में रखकर जिसे जिंदगी दी, अपने हाथों से जिसकी जिंदगी सवारी, फिर एक दिन ऐसा आया जब माया देवी के बच्चे मौत की आगोश में आ गए। एक माँ ने इन्हीं हाथों से इसी शमशान घाट पर बच्चों का अंतिम संस्कार किया। हमने ये भी सुना है कि आपके 4 बेटे भी जो है खत्म हो चुके हैं, 5 बेटे खत्म हो चुके हैं। तो क्या उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया? मेरे हाथों से करे और किसके हाथों से करते सर? आए गांव के करे पर लेकिन मैं भी तो यहाँ थी, मम्मी का भी यहाँ हुआ है। सरकार की तरफ से, क्योंकि आप एक मात्र महिला ऐसी हैं जहां शमशान के अंदर में आप लाशों का दाह संस्कार करती हैं, लकड़ियां जमाती है, क्या सरकार से कोई ऐसी मांग जिससे कि आपको राहत मिल सके?
सर सरकार दे रखी है, खाओ कमाओ करो, मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा, और नहीं मेहनत करेगी तो ऐसे बैठे बैठे कोई नहीं देगा। स्थानीय विधायक कुछ का रोल है कुछ? सर कोई भी नहीं, मैं तो खेती करती हूँ, गाँव में से उगा के लाती हूँ, कहती हूँ एक वो खाती हूँ रामदयाल भैया, एक गेंदीलाल भैया, और ये एक जो रामपाल भाई बामना के, ये उगा के ला के दे देते, लादू राम ये उगा के ला के दे देते, ठेठ अर्जुन नगर फाटक तक के दे देते उनको। फिर मेरे लकड़ी नहीं होती, लकड़ियों का ट्रक गिरा देते हैं, न तो पैसे दे देते हैं 1-1.5 लाख रुपया मेरे कम पड़ जाता है जब। और भगवान जुजमान अच्छे आ जाते हैं तो खूब पेटा भराई दे जाते हैं मेरे को। और लाभ राशि में समाज सेवा में तो बच्चियों को मैं नहीं लेती हूँ, किसी को भी बोल लेना, बहुत सारे लिखे हैं समाज सेवा में तो, और अच्छा भी है सर। ये देख के तो मेरे को बहुत खुशी होती है। मैं भी भगवान क्या पता क्या लिखा के लाए हैं, तो अपना अच्छा करेंगे तो अच्छी मुक्ति होगी भगवान के घर पे, बोले ना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।